सम्मानित मंच और सभागार में बैठे हमारे सम्मानित व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ इस सभागार में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस समय बैठे हैं। सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही अंकुश लगता है, बाकी लोग निकल गए हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि मेरा विषय ही ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स की आवश्यकता है। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर आप लोग आज सवेरे से बहुत सुने भी हैं और अगले 2 दिनों में और सुनेंगे भी। विषय यहाँ पे है कि 2047 और इनोवेशन के संदर्भ में हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें और डेमोग्राफी के बारे में बात करें। और डेमोग्राफी हमारे सामने है जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आप और मेरे बीच में जो संवाद अभी रहेगा, उस संवाद में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि भारत की जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो सदियों से रही है, अगर आप भारत का ठीक से अध्ययन करें तो मेरे व्यक्तिगत विचार में भारत की कोर कॉम्पिटेंसी उसकी कम्युनिकेशन रही है। लेकिन कम्युनिकेशन एक सरल शब्द है कहने में अंग्रेजी में। जिस कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं वो कम्युनिकेशन केवल बोलने वाली कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे यहाँ साइंस था इस कम्युनिकेशन का, जिसको हम बोलते हैं मातृका साइंस। अगर आप में से किसी ने सुना हो, मातृका साइंस 4 भागों में बढ़ती है। नॉर्मली हम तो कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज, दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, और अनस्पोकन विच इज द बॉडी लैंग्वेज, यही हमारी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर आप मातृका साइंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड दीज 2 थिंग्स। अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसे हम बोलते हैं वैखरी मातृका साइंस में। वैखरी मतलब जो संवाद हम आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, जो शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है। मैं शब्द बोल रहा हूं, वो आपके कानों की टंकाहट, आपकी आवाज वहां कोई वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और आपकी मेमोरी से वो वाइब्रेशन अपने आप को चेक करके कोई फॉर्म बनाती है और आपको कुछ समझ में आता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं। ये वैखरी है। लेकिन वैखरी के पीछे एक और कम्युनिकेशन लेवल है, वो है मध्यमा। वो कम्युनिकेशन ऑलरेडी कहीं हो रही है यहां पे, वो हम बोलते नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन ऑलरेडी यहां जन्म ले रही है। वो आपकी मेमोरी में है, वो आपकी नॉलेज में है, वो आपकी एक्सपीरियंस में है। वैखरी में हम बोलते हैं, यानी मध्यमा में हम सोचते हैं, जो एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन वैखरी में हम उन्हीं को प्रस्तुत करते हैं। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन व्हाट यू थिंक हियर एंड व्हाट यू स्पीक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी कॉम्पिटेंस है कि यहां आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप वही बोलेंगे जो यहां सोचते हैं। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में बड़ी जरूरी है। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए मध्यमा के अंदर कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट किस चीज का? राइट नॉलेज का, राइट एक्सपीरियंस का, राइट स्किल्स का, राइट एटीट्यूड का। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती मध्यमा में क्या है कि हमारे पास सही नॉलेज नहीं है, हमारे पास सही अनुभव भी नहीं है। आप देखें, भारत आज की डेट में सालाना लगभग 1 लाख पेटेंट्स फाइल करता होगा, इसी के आसपास। दुनिया का 2%, हमारे देश में 25% आबादी है दुनिया की, लेकिन हम पेटेंट फाइल करते हैं, जो हमें पेटेंट ग्रांट होते हैं, वो 2% है। लेकिन उन 2% को भी अगर आप स्टडी करोगे, कमर्शलाइजेशन में मुश्किल से 1% निकलता होगा उसका। लेकिन आप इसी को कंपेयर कर लीजिए बगल के देशों से। चाइना सालाना 1.5 मिलियन पेटेंट्स फाइल करता है, अमेरिका मोर देन 8 लाख पेटेंट्स फाइल करता है। भारत जहां 25% पॉपुलेशन है, वहां पेटेंट तो फाइल करते हैं हम, लेकिन वो पेटेंट कमर्शलाइज ही नहीं होता। हम कहते हैं 2047 का भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। तो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे आएगी अगर हम लोग हमारे पेटेंट्स को इतना इफेक्टिव नहीं बनाते कि वो कमर्शलाइज होके हमारे को इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट करने में मदद करें।
या ऐसे पेटेंट्स फाइल करें जो हमारे को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करें। तो जो ये मध्यमा है, इस मध्यमा के कंटेंट को जब तक हम इसका अनुसरण नहीं करते, किस प्रकार की नॉलेज, आज सबसे बड़ी चुनौती है, हमें पीएचडी तो करनी है लेकिन हमें रिसर्च नहीं करनी। हम कहीं से कुछ भी कट कॉपी पेस्ट करके किसी तरह से अपनी थीसिस सबमिट करना चाहते हैं। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में भी हम किसी तरह से उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। बच्चों को बता रहा हूं मैं, हमारा उद्देश्य होता है कि प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उस जर्नी को हम बाईपास कर देते हैं। स्कूलों में आप देखिए क्या होता है, स्कूलों में जहां पे फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है, जहां इस मध्यमा का बीज डलना है, वहां क्या होता है, बच्चों को स्कूलों में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं घर में करने के लिए, और बच्चे उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जब घर लेके आते हैं, क्या होता है, या तो मम्मी कर रही होती है, या तो भैया कर रहे होते हैं, या तो दीदी कर रही होती है, या पापा कर रहे होते हैं। और अगर इन सब में किसी को नहीं आता तो स्कूल के आस पड़ोस में स्टेशनरी की दुकान में रेडीमेड प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको। ये माफिया है एक अपना, जिसने हमारे इस मध्यमा को बर्बाद कर दिया। और हमारी मम्मी या हमारे पापा बड़े खुशी खुशी पापा को फोन करते हैं, आप ऑफिस से आते हुए फलाना स्टेशनरी शॉप से एक प्रोजेक्ट लेके आना, आज बच्चे को स्कूल से ये प्रोजेक्ट मिला है। होता है कि नहीं? और पापा क्या करते हैं, बड़े चाव से दुकान पे जाते हैं, भाई प्रोजेक्ट दिखाना, ये स्कूल का प्रोजेक्ट आया है। दुकानदार भी बड़ा समझदार है, उसने 3 तरह के प्रोजेक्ट रखे होते हैं, एक 500 रुपए का, एक 250 रुपए का, एक 100 रुपए का। जैसे आपके पॉकेट, पापा के पास पैसे हैं, पापा कहते 500 वाला देना, और वो प्रोजेक्ट लेके घर आ जाते हैं। वो प्रोजेक्ट घर में ले आए और माताजी खुश, और नीचे चिपका दिया नाम किसका, बच्चे का। बच्चा भी खुश, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, और वो प्रोजेक्ट लेके स्कूल चला गया। और स्कूल में क्या हुआ, तालियां बजी, बच्चे को एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि 500 वाले प्रोजेक्ट की तो ताली बजेगी, 150 वाले की नहीं बजेगी। 150 वाले का एक्सेप्ट होगा, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। लेकिन आप जानते हैं हमने किया क्या, हमने उस मध्यमा को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने बच्चे के माइंड में ये डाल दिया, बेटा कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेशनरी शॉप बाहर है, पापा भी बाहर है, मंगवा लेना। और जैसे जैसे हम बड़े हो गए, ये हमारा संस्कार बन गया। और मध्यमा में कंटेंट ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। और अनुभव किस चीज के हैं, शॉर्टकट ले लो। 1 लाख पेटेंट्स हमारे यहां सालाना रजिस्टर होते हैं, लेकिन भारत उसमें से 1% भी सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये जो मात्रिका साइंस है, ये मध्यमा पे खत्म नहीं होती। बड़े बड़े आविष्कारकों को अगर आप पढ़ोगे, वो कहते हैं उन्होंने आविष्कार नहीं किया, उन्होंने तो मध्यमा में अनुभव लिया, नॉलेज ली, डाइवर्स नॉलेज ली, डाइवर्स अनुभव लिए। ओरिजिनल यानी उन्होंने ओरिजिनल नॉलेज और ओरिजिनल अनुभव लिए। लेकिन मध्यमा के पीछे भी एक दुनिया है, वो है दुनिया है पश्यंती की, पश्यंती, जिसे साइंस में कहते हैं इंट्यूटिव वर्ल्ड, इमेजिनेटिव वर्ल्ड। ये वो वर्ल्ड है जहां से कभी भी किसी भी प्रकार की एक किरण निकल के आती है और आपके माइंड में अचानक कोई आइडिया आता है, ऐसे करते हैं। वो आप नहीं करते हो, वो पश्यंती से ही आती है। लेकिन जब तक मध्यमा उसके लिए तैयार ना हो, आप कभी जब बैठते हैं आंख बंद करके सोचते हैं, आप देखें आपके माइंड में अचानक आइडिया आना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसको रूटीन में अपनी हैबिट बनाते हो, एक दिन ऐसा आता है कि अचानक नए नए आइडिया आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये प्रैक्टिस बड़ी सुदृढ़ हो जाती है, तो एक नई दुनिया खड़ी हो जाती है, उसके पीछे वाली, जिसे बोलते हैं परा। परा की दुनिया तो वही है।
हमारे कश्मीर में आप जानते हैं हम लोग अपना पंचांग इस्तेमाल करते हैं, विक्रमी संवत, शक संवत 2087-88 वर्ष पुराना। कश्मीर में 5101 वर्ष पुराना संवत है जिसे बोलते हैं सप्तऋषि संवत। मैं कभी किसी से पूछता था 5100 साल पहले कैसे मनाते होंगे वो संवत? टेलीस्कोप नहीं, कंप्यूटर नहीं, एआई नहीं, फला नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि बड़ी दूर थी, परा। ध्यान, धारणा, समाधि जो अष्टांग योग में हमें पढ़ाया जाता है उसमें 3 स्तंभ हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। यानी समाधि में उतर गए, यानी अगर किसी ट्री के ऊपर भी वो अपनी मेडिटेशन करते थे तो एक समय ऐसा आता था when the observer becomes the observed and when the observer becomes the observed, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ लेता था ट्री का। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि अगर भारत को 2047 में विकसित भारत बनना है, उसे अपनी खोई हुई शक्ति को पुनर्जागृत करना है, और वो है कॉम्पिटेंस उसकी, जो मैंने कहा कम्युनिकेशन की, उसकी थिंकिंग की, द पावर ऑफ थिंकिंग। आज आप यहां से निकल के जाएं, एक बार रिफ्लेक्ट करें कि आप सोचते कैसे हैं। आप अपने सोचने के तरीके को रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या मेरा सोचने का तरीका ठीक है, क्या मैं डाइवर्सिटी या डाइवर्स थिंकिंग में विश्वास करता हूं। एक लीनियर थिंकिंग भी होती है, एक हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी होती है। क्या मैं लीनियर और हॉरिजॉन्टल थिंकिंग पर खरा उतरता हूं? क्योंकि जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को उसको और वाइड नहीं बनाओगे, जब तक आपकी ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने किसी भी काम में, जिस भी एरिया में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस एरिया में अगर आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में अगर आप ओरिजिनलिटी नहीं लाएंगे, तो भारत 2047 में उन ओरिजिनल थिंकिंग से वंचित रहेगा जो आपके अंदर पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।